लड़ाई के लिए पैदा होने वाला, दुश्मनों को मारने वाला, देश के लिए शहीद होने वाला ऐसा जवान जिसे हम आर्मी मैन के नाम से जानते हैं, आज उन्हीं का दिन है। आज भारत का सेना दिवस है और इस सेना दिवस के मौके पर पूरे न्यूज 19 परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी को बता दूं कि आज 74वां सेना दिवस है और इसी सेना दिवस के अवसर पर हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर एक सैनिक मौजूद है, कर्नल देवानंद गुर्जर। आज हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर इस खास मौके के ऊपर मौजूद है। तो कर्नल साहब, स्वागत है आपका न्यूज 19 के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मौके पर हमें आमंत्रित करने का, और हमारी तरफ से भी देशवासियों पर आप सबको ढेर सारी सेना दिवस की शुभकामनाएं। देखिए कर्नल साहब, आज सेना दिवस है और सेना दिवस आखिरकार क्यों मनाया जाता है ये आपसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं बता सकता। तो सबसे पहले तो आप जनता को ये बताइए कि आखिरकार ये सेना दिवस को मनाया क्यों जाता है। जी, मैं जैसा अभी मेरी आपको सबको शुभकामनाएं, और मैं ये बताना चाहूँगा कि सेना दिवस 15 जनवरी 1949 से मनाया जा रहा है। वो दिन था जिस दिन हमारे पहले भारतीय जनरल करियप्पा साहब ने अंग्रेजी जनरल बूचर से भारतीय सेनाओं का कार्यभार संभाला था, कमांडर इन चीफ बने थे। तो उस दिन को याद करते हुए उस दिन से हम सेना दिवस के इस दिन को मनाते हैं। और ये आज जैसे आपने बताया 74वां सेना दिवस है, और इस 74वें सेना दिवस तक पहुंचते पहुंचते जिस प्रकार से भारतीय सेना का बलिदान, योगदान, इनकी सेवाएं देश के अंदर रही हैं, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारत के देशवासियों को, सैनिकों को जो अपार प्रेम मिला है, जो भरोसा मिला है, मैं मानता हूँ ये देश के लिए बहुत गौरव की बात है। मेरे लिए स्पेशली एक सैनिक होने के नाते मैं मानता हूँ, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उस भारतीय सेना का हिस्सा रहा हूँ करीब 35 वर्ष तक, जिसके लिए आज देश इतना गौरव महसूस करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देश को गर्व तो होता ही है क्योंकि एक सैनिक देश की रक्षा करता है। लेकिन अगर हम वही बातचीत करें तो सैनिक होने के नाते देशवासियों के लिए आप आखिरकार क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। जी देखिए, मैं तो इस 74वें सैनिक दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों से एक दो संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा भारत के देशवासियों का, मीडिया का, और जो भी बंधु जो हमसे प्रेम रखते हैं। क्योंकि देखिए, सैनिक की ताकत देशवासियों का प्रेम होता है। सैनिक सिर्फ आपके प्रेम का भूखा है, जब तक वो मिलता रहेगा वो देश की सुरक्षा में सदैव चौकस रहेगा। और सबसे बड़ी बात आपने देखा है कि 47 में जब हमारे देश के टुकड़े हुए थे, और 47 से लेकर के 49 तक हमारा सेना का भारतीय कोई भी सैनिक कमांडर नहीं बना गया था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और अंग्रेज एक बूचर साहब के नाम के जनरल साहब थे जो हमारे कमांडर थे विभाजन के बाद भी, और हमारे सेनाओं के जिसको कहते हैं ऑल इन ऑल माउंटबेटन को रखा गया था। पर चलिए 15 जनवरी 1949 के बाद से लेकर के आज 74 साल पूरे हो रहे हैं, जिस प्रकार से भारत ने उन्नति का पथ अपनाया है, मैं देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा, सैनिकों को बधाई देना चाहूंगा कि देखिए, ये शौर्य की गाथा लिखी गई थी सन 47 में। जिस प्रकार से विभाजन के दौर में सेना ने एक भूमिका निभाई थी, एक अपनी इस तरह की जिसके अंदर कितने नागरिकों की जान बचाई, और जिस प्रकार से पाकिस्तान से कबायलियों को खदेड़ा गया था, ये पूरा देश जानता है। और उसके बाद मौके समय के ऊपर सन 62 आया, उसके बाद 65 आया, उसके बाद 1971 आया। इस तरह करते करते फिर कारगिल युद्ध आया, फिर उग्रवाद की लड़ाई आई, फिर अंदरूनी जो सुरक्षा के इंसर्जेंसी के मुद्दे आए। तो मैं मानता हूं भारतीय सेना सदैव भारत के नागरिकों के विश्वास पे खरी उतरी है। और यहाँ एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा सामरिक दृष्टि से और देश के लिए, जिस प्रकार हमारा पिछले 10 वर्षों में भारत ने उन्नति की है, और भारत जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर अपनी एक छवि बनाने में कामयाब रहा है, देशवासियों को बधाई। और मोदी जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि आपकी लीडरशिप में मैंने कुछ एक सेना में बदलाव देखे हैं। सबसे पहला बदलाव तो मैंने ये देखा है कि पहले जब उग्रवाद के दौर में भारतीय सेना खड़ी देखा करती थी, उग्रवादियों पे कार्रवाई नहीं कर सकते थे। पर धन्यवाद आपका कि आपने एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें सेना तो देशवासियों के लिए सदैव तैयार रहती है, पर आदेश तो लेना ही पड़ता है।
और जिसके बाद हमने जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक कर करके बर्मा क्या, पाकिस्तान क्या, कहीं भी हमने दुश्मन के जितने हमारे उग्रवादी थे उन ठिकानों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की, ये एक मानसिकता बदलाव की बात है। और दूसरी इसके बाद जो बदलाव आया, जिस प्रकार से बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कें, टनल्स और बाकी भी सेना के लिए साजो सामान, हथियार, गोला बारूद, जिसकी जो मैं कमी नहीं कह सकता, बट जिसकी मॉडर्न की आवश्यकता थी, सुधारों की आवश्यकता थी और सीडीएस बनाने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी कारगिल युद्ध के बाद। तो जिस प्रकार से आपने सीडीएस को नियुक्त किया, मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा दूरगामी फैसला था और जिससे अब तीनों सेनाएं एक साथ काम कर पा रही हैं, तो ये मैं बहुत एक अच्छा कदम देखता हूं। यहीं पर ही देश के नागरिकों, युवाओं से एक आग्रह करना चाहूंगा कि देखिए, सैनिक तो सदैव आपके आदेश की पालना करते हुए सेना तैयार रहता है बॉर्डर पर। वो कभी भी दुश्मन की कोई भी नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देगा। आपने देखा गलवान के अंदर 2020 में जिस प्रकार से चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, और चीन अभी भी उसकी छटपटाहट से बाहर नहीं आ पा रहा है। पर लेकिन आपको एक गुजारिश है कि जिस प्रकार अंदरूनी कुछ ताकतें जो विदेशी हमारे दुश्मनों के साथ मिली हुई है अलग अलग तरीके से, और वो कोई आज का मसला नहीं, हर युग में होता था साहब, पुराने जमाने से लेकर के आज तक हमें उनसे सचेत रहना पड़ेगा। और सरकार जिस प्रकार कोई कार्यक्रम रखती है, तो जो लोग देश के सैनिकों के खिलाफ बोलते हैं, देश की सुरक्षा का उनको ज्ञान नहीं होता है, बट वो आकर के ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। और जिस प्रकार वो ज्ञान बांटते हैं, मुझे कई बार दुख लगता है कि हम उनका विरोध नहीं करते हैं। आपको याद होगा एक हमारे कई बड़े, जिनको मैं राजनेता नहीं मानता हूं, उनको मैं मानता हूं उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, जो लोग सेना के एक अधिकारी को, चीफ को जो गाली देकर के सड़क के गुंडे जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, सेना के लिए कहते हैं सबूत दो आपने काम किया। तो इस तरह के जो लोग हमारे नागरिकों को, युवाओं को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, वो कोई भी हो, वो चाहे राजनेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे रिटायर्ड सैनिक अपनी वर्दी के अंदर भी आकर के कोई ऐसे देश के विरोध की बात करे, मैं मानता हूं उसको आपने नाकारा करना चाहिए, उसको आपने उसकी जगह दिखानी चाहिए। क्योंकि हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए हमारे लिए सबसे पहला है तो तिरंगे की आन बान और शान है, और भारत माँ की आन बान शान के अंदर कोई भी गुस्ताखी करेगा उसको मैं मानता हूं देश कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल कर्नल साहब, आपने सही बात बोली कि भारत माता का सम्मान करना एक नागरिक के हित का अधिकार होता है। लेकिन अगर हम वही बातचीत करें तो 1947 के बाद में जब ये भारत आजाद हुआ है, तो उसके बाद में भी कई ऐसे युद्ध देखने को मिले हैं जो अंदरूनी युद्ध, अभी आपने बातचीत करी, तो एक ऐसे युद्ध के बारे में बताइए कि जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना पूरे भारत को करना पड़ा। जी देखिए साहब, वैसे तो मैं मानता हूं जिस प्रकार से कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो अपना प्रोग्रेसिव कंट्री होता है, ऑब्वियसली कोई भी पड़ोसी नहीं चाहेगा कि ये प्रोग्रेस करे, तो हमारे वो रणनीति चलती रहती है। और जहां तक बड़े और छोटे युद्ध का ताल्लुक है, मैं आपको ये बता सकता हूं पुलकित जी, युद्ध जब सैनिक जाता है वो उसके लिए सबसे बड़ा वो ये है, क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं, मैं एक इन्फेंट्री पैदल सेना का अधिकारी रहा हूं और एक इन्फेंट्री बटालियन का सीईओ रहा हूं। मैं आपको बता सकता हूं, हमारे लिए हर जिम्मेवारी एक 100% देने की एक ट्रेनिंग दी जाती है, हमें भावना होती है सैनिकों में। तो इसलिए हर युद्ध हमारे लिए भारत माँ की आंच पे, जैसे मैंने बताया, सैनिक लड़ता है। बट जहां तक आपने एक बात कही कि भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जो 1971 वॉर का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिस प्रकार से दुनिया के इतिहास में आपने देखा होगा, पाकिस्तान का था ये, जी वो पाकिस्तान के साथ में था। हाँ, जो पाकिस्तान के खिलाफ था हमारा। और उस युद्ध की सबसे बड़ी बात ये रही, देखिए अच्छी और बुरी मैं दोनों, आपने मुझे मौका दिया, रखना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि ये सेना ने इतनी बड़ी जीत देश के राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट्स के हवाले करके दी, जिसके अंदर 93,000 सैनिकों को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी देखने को नहीं मिला। ना मुझे लगता आने वाले समय में इतनी बड़ी संख्या में कोई भी युद्धबंदी, कोई सैनिक और सेना बना सकती है। तो इसके लिए भारतीय सेना के लिए मैं बिल्कुल जितना नतमस्तक हो जाऊं उतना कम है। लेकिन इस सैनिक विजय के बाद में देखिए 2-4 मुद्दे देश के सामने आए हैं और समय समय पे आते रहते हैं। पहला मुद्दा, जब बांग्लादेश के अंदर उस पाकिस्तान के दुष्कर्मों के कारण नागरिक तंग हुए थे, भारतीय सेना ने बलिदान दिया था। उस बलिदान के फलस्वरूप जब उनको हरा करके खदेड़ दिया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया पुलकित जी कि ये कौन सी ताकतें थी जिन्होंने उसको देश का नाम दे दिया। अरे भाई 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ, उसके बाद वापस हुआ, 47 में हमारे देश के टुकड़े किए, तो ये कहां लिखा था कि उसको नया देश बना दो? ये सोचने की बात है देश के लिए, क्योंकि परिवार के अंदर दिक्कत कहीं भी आएगी, इस काम के थोड़ी के टुकड़े हम अलग अलग कर देंगे। तो
तो दूसरी ये चीज मेरे को आज तक समझ में नहीं आई है, उस समय के जो लोग थे उनको जवाब देना चाहिए कि क्यों उन्होंने एक नया देश बनाया जबकि भारत का टुकड़ा था, हमारे अंदर रह सकता था साहब। दूसरी बात, उस युद्ध के अंदर जब हमारी विजय हुई, हम सब मानते हैं जीतने वाला इतिहास लिखता है, जीतने वाले टर्म्स एंड कंडीशन पे मुआवजा लेता है हारने वाले देश से। बड़ा दुर्भाग्य है, ये देश की क्या पॉलिटिक्स थी उस समय, क्या लोगों की मानसिकता, क्या पढ़ाया गया मुझे नहीं पता है। और ये कहने लगे हमारे उस समय के पुलकित जी 550 हमारे युद्ध बंदी थे जिनको भारत सरकार उस समय नहीं छुड़वाया, और 93,000 जिसमें महिलाएं, बच्चे, उनके सारे थे, फैमिलीज थी, उनको हमने दे दिया। बड़ा दुर्भाग्य था। ये जवाब कौन देगा कि हमारे तो आज तक उनकी जेलों में। तीसरा सवाल, जब युद्ध के अंदर हमने कुर्बानियां देकर के अगर कोई इलाका कब्जा कर लिया है तो वो वापस से क्यों दिया गया? ये कौन सी रणनीति थी? और अगर आपने कुछ ऐसा किया, लास्ट एंड फाइनल, कि क्या एक व्यक्ति अपनी मर्जी से फैसला करेगा कि पार्लियामेंट करेगी, या सबको कॉन्फिडेंस में लेके किया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा मानना है सबसे बड़ी विजय थी एक सैनिक की, भारतीय सेना की, भारत की। लेकिन जो उस समय जो लोग बात टेबल पर वार्ता कर रहे थे, उनकी क्या मजबूरी थी, उनकी क्या मानसिकता थी, मैं उनकी सबसे बड़ी हार इसको मानता हूं। बिल्कुल आपने सही बात बताई है कि ये देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात होती है कि वह युद्ध जीतता है और बिल्कुल ईमानदारी के साथ जीतता है, लेकिन कुछ लोग उस युद्ध को खराब करने के लिए लगे हुए रहते हैं। लेकिन इसी बीच कर्नल साहब, मेरा सवाल आपसे ये भी खड़ा होगा कि सेना को लेकर के आखिरकार कुछ ना कुछ परेशानियां अंदरूनी भी आती होंगी कि सैनिकों को वहां पे इतने समय से बैठना पड़ता है, वहां पे ठंड हवाओं में रहना पड़ता है, या फिर कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं। तो आप उन समस्याओं के बारे में बताइए कि आखिरकार सैनिक को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। देखिए साहब, मैं ये मानता हूं कि सैनिक जब उस नौकरी में जाता है, बिल्कुल, तो वो एक अलग भाव से जाता है। और अगर कोई नौकरी के लिए जाता है तो मैं मानता हूं वो सैनिक ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर माँ भारती की सेवा करने के लिए आप में वो जज्बा है तो भारतीय सेना में जाएं, अन्यथा आप बाकी नौकरी करें, पैसा कहीं भी मिलेगा, आपको बहुत कमाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ऐसी कि समस्या साहब पुलकित जी, जिस दिन हम वर्दी धारण कर लेते, सामने हमें एक जिम्मेवारी दी जाती है कि पूरा देश की सुरक्षा की हम सैनिकों के पीछे हैं, तो मैं मानता हूं हमें कोई दिक्कतें नहीं है। जैसे मैंने कहा, देशवासियों का प्रेम आप हमें मिलता रहे और सैनिक सदैव तैयार है। लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि मैं अभी अब सेना से रिटायर हो चुका हूं, सामाजिक जीवन में हूं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे मैं मोदी जी आगे एक बार आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने महिलाओं की हमारी भागीदारी सुनिश्चित कर दी सेना में, परमानेंट कमीशन के मार्फत। सीडीएस को आप लेके आए, हमारे प्रोक्योरमेंट सिस्टम को आपने ठीक कर दिया, तीनों सेनाओं का इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये बहुत अच्छे कदम है। बट फिर भी कुछ हमारी समस्याएं, जैसे एक समस्या देशवासी नागरिकों से, मैं पुलकित जी आपके चैनल पे भी बताता रहता हूं कि देखिए कि सेना में जब भी कोई सैनिक शहीद होता है, वीर गति को प्राप्त होता है, अगर वो युद्ध के क्षेत्र में उसकी मौत होती है तो उसको मुआवजे मिलते हैं, उसको उसके परिवार की देखभाल की जाती है। पर देशवासियों में आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जब किसी भी नौकरी के अंदर, किसी भी सरकारी नौकरी में कोई भी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो एक अनुकंपा नौकरी का प्रावधान रखा गया है, पर सेना के लिए अगर सैनिक की मौत हो जाती है बिना लड़ाई के हालात के दौरान, तो उसके लिए ना तो कोई अनुकंपा की नौकरी है, उसके परिवार, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, किसी के लिए। और सेना में आपको पता है कि उसके अंदर उसको फिजिकल फिटनेस के क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, इस नाम के कारण दिया नहीं जा सकता। जबकि अब सिविल डिफेंस वाले जो बिना क्राइटेरिया के आप फौज के नाम पर उनको पैसा देते हैं, तो मेरा मानना है देश को देर सवेर अब ये जो इस प्रकार की किसी भी सैनिक की सेना में नौकरी के दौरान अगर मौत हो जाती है किसी भी कारण, तो उसके परिवार को अनुकंपा नौकरी सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरी पहली आपसे गुजारिश है देशवासियों से। और मैं मानता हूं पुलकित जी, ये बड़ा भावनात्मक मामला है, पता नहीं इतना देश हमारे लिए करता है, पर जब हम मर जाते हैं, हमारा कोई शहीद हो जाता है, तो जो आदमी सामान्य उसकी कैजुअलिटी होती है, तो उसके परिवार को आप कैसे भूल सकते हैं। मोदी जी कृपया करके ध्यान दें, और पूरे देशवासियों से मेरी गुजारिश है कि जरा इस चीज को, इस चुनाव से पहले आप इन सैनिकों के साथ न्याय करवाने में हमारी मदद करें। दूसरा मुद्दा है कि जब सैनिक रिटायर होता है, जवान अवस्था में होता है, छोटी उसकी उम्र होती है, वो इसलिए नहीं कि वो आना चाहता है, बाहर जब हम नौकरी करते हैं तो पुलकित जी 60 वर्ष तक उसको इजाजत होती है, और सेना में 35 से 37 और 40 साल के बीच में ज्यादातर सैनिक आ जाते हैं। इनको आप नौकरी देने का प्रावधान आपने रखा है, देशवासियों ने रखा है, सरकारों ने रखा है,
पर राजस्थान की एक विडंबना देखिए पुलकित जी, मैंने देखा है कि यहाँ पर एक रेक्सो नाम का एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है और उस रेक्सो डिपार्टमेंट में पूर्व सैनिकों को नौकरी देने की बात कहते हैं। शर्म आती है मुझे कहते हुए इस तंत्र पे, इस पॉलिटी पे, इस ब्यूरोक्रेसी पे कि ये, और इस सेना के अधिकारियों पे भी जो लोग इनके साथ मिलकर के इस रेक्सो जैसे डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। पुलकित जी, वहां पे मात्र 11,000 रुपए दिए जाते हैं एक सैनिक को जो अधिकारी है, जो जिसको ट्रेंड है, और मिनिमम वेजेस का भी पालन नहीं किया जाता है। कई मंचों से मैं बात उठा चुका हूं। गहलोत जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि ये रेक्सो के अंदर इस तरह का मानव अधिकार हनन एक सैनिक ट्रेंड के साथ होता है, या तो ये नौकरी अपने पास रखो, ऐसा नहीं चाहिए। और अगर आप सरकार है, आप कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, चाहे जितना पैसा देंगे, जब मिनिमम वेजेस आपने निर्धारित किया तो क्यों नहीं करते हैं? तो ये एक बहुत बड़ी राजस्थान में विडंबना है। तीसरी, राजस्थान में एक सैनिकों की जो समस्या मैंने देखी है कि जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जो पुराने सैनिक है जिनको हम भूल चुके हैं, जैसे विक्टोरिया क्रॉस कमल राम जी हैं, उनके नाम से मांग लेकर के, एक है अपना धाबाई जी है झुंझुनू के, उनके नाम से ये पहले वीर चक्र विजेता थे वो पुलकित जी, जिनकी मैंने कई बार बात रखी है। तो जो पुराने सैनिक उनको भूला जा चुका। जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है, ना तो सीएम ऑफिस से जब जाते हैं तो उनके एक दो अधिकारी हैं, वो कहते हैं सीएम साहब बहुत बिजी हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि इस बार जब फ्लैग डे के ऊपर पुलकित जी आपके चैनल पे मैं बैठा था, हम गवर्नर महोदय को ज्ञापन देने हम मिलने जाना चाह रहे थे सैनिकों की समस्या लेकर के। तो यहाँ एक राजस्थान में कोई इनके डायरेक्टर साहब होते हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट नियुक्त करती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। तो वो गवर्नर ऑफिस में, हाँ, वो कहते हैं कि नहीं, हम पूर्व सैनिकों के साथ खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। तो ये ऐसी मानसिकता, अगर सरकार इस चीज को ध्यान नहीं देगी तो आप बताओ ये पूर्व सैनिकों की समस्या हम किस मन से रखें? क्योंकि जिन अधिकारियों को गवर्नमेंट के अंदर नियुक्त कर दिया गया, मैं खुद भी एक अधिकारी हूं, मैं समझ सकता हूं वो आदेश की पालना करेंगे, पर हमारे जैसे जो सामाजिक लोग हैं, उनको ना तो गवर्नर साहब के वहां कोई बहाने से कहते हैं कि आप नहीं मिल सकते हो, सीएम साहब से नहीं मिल सकते हो, और तो एक कल्याण विभाग है राजस्थान में, उस कल्याण विभाग के अंदर बात रखने के लिए वो उन्हीं को बुलाते हैं जो उन्हीं से मिलते जुलते रहते हैं। तो क्यों ना न्यूज़पेपर के माध्यम से अवगत कराया जाए। अभी सुना है 22 तारीख को एक सैनिक कल्याण विभाग की मीटिंग हुई है साहब, जिसमें गवर्नर साहब चेयर करते हैं, पर मैं मानता हूं गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री साहब को तो नहीं पता है, पर बाकी जो अधिकारी गण है, आप किस बेसिस के ऊपर हमारी समस्याओं को वहां रखते हो? क्या कभी आपने मीडिया में डिबेट की? क्या कभी आपने किसी न्यूज़पेपर में कोई आवंटन दिया? क्या किसी संस्थाओं से, जैसे मैं भूतपूर्व सैनिक सेवा परिषद से हूं, वैसे बहुत सारे हैं संगठनों से, क्या हमसे बातचीत करके आपने हमारे मुद्दे रखे? तो पुलकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेना दिवस के उपलक्ष्य में आपने हमें मौका दिया। मेरी एक ही गुजारिश है, जो राजस्थान सरकार, जो गवर्नर महोदय या जो भी तंत्र है, जो सैनिकों के नाम से रोज न्यूज तो बना लेते हैं, और मैं आज 15 जनवरी का दिन है, मैं देखना चाहूंगा सेना दिवस के उपलक्ष्य में कितने वीर जवान इस पे ज्योति पे जाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। तो जो ये राजनीतिकरण सैनिक का जो करते हैं, कृपया करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ देशवासियों से, पॉलिटिशियन से, और तो और इवन हमारे गवर्नर ऑफिस के जितने अधिकारी हैं, कि कृपया करके आप ऐसा नहीं करें। पूर्व सैनिक को सम्मान के साथ उसकी बात रखें, आप नहीं दे वो आपकी मर्जी, हमने कभी भी उसके ऊपर चयन नहीं किया, पर मौका जरूर मिलना चाहिए इनकी बात रखने का। पुलकित जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मौके के लिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब, आपने 74वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में सैनिक दिवस क्यों मनाया जाता है इस बारे में बताया, सैनिक होने के लिए देशवासियों को क्या क्या जो समस्याएं हैं उसका भी सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बताया, और आखिरकार एक सैनिक की खुद के जीवन में ये उतार चढ़ाव कैसे चलते रहते हैं, इन सभी के बारे में भी आपने बताया। तो कर्नल साहब, आज आप ही का दिवस है और आप ही के दिवस पर आपने हम सभी को इतना जागरूक किया और इन सब समस्याओं से भी अवगत कराया। तो इन सब खास मुलाकात के अंदर तो फिलहाल इतना, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।